नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। वो शख्सियत जिन्होंने हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा की सेवा की, नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया और ना सिर्फ नारा दिया बल्कि ये दावा भी किया कि हरियाणा को उन्होंने नंबर 1 बनाया। अब एक बार फिर से चुनाव की ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कि 2024 के लिए लोग ग्राउंड पे बहुत सी बातें करने लगे हैं। ग्राउंड पे कहने लगे हैं कि अब शायद बदलाव हो या सरकार किसकी आए। दबी दबी जबान में सब लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं ये किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस में सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और कांग्रेस को जितनी बड़ी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हरियाणा में मिलती है, शायद ही कोई ऐसा दूसरा नेता हो जो वो ताकत हरियाणा कांग्रेस को दे पाए। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। इतनी बड़ी ताकत समझते हैं तमाम प्रदेश के लोग आपको, हरियाणा कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब लोगों को इतनी उम्मीदें होती हैं अपने नेता से और वो सोचते हैं कि हमारे लिए इतने बड़े काम अगर कोई कर सकता है तो ये नेता ही कर सकता है। नहीं, लोगों की तो देखिए, हम ही जनसेवा के लिए आए हैं। राजनीति में मकसद ही है जनसेवा का, और जब भी मौका मिला किया। और आज जो लोग कह रहे हैं बात, वो पिछली हमारी सरकार की जो उपलब्धियां थी उनको देख के कह रहे हैं हर क्षेत्र में। तो बात है, लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी आने वाली जो 2024 में चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। आप तो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। आपके प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं, जो भीड़ होती है, वो भी बहुत से इशारे कर जाती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि अब लोग वाकई में अब चाहते हैं कि मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत गया हूँ। 9 तो विपक्ष आपके समक्ष कर चुके हैं, जनमिलन कर चुके हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राहुल जी की गई, तो बहुत जनसंपर्क में रहे हैं हम। तो मेरा तजुर्बा है जिंदगी का कि लोग मन बना चुके हैं। कांग्रेस की सरकार क्लियर कट सिंगल मेजॉरिटी से आएगी? हाँ, अच्छी भारी बहुमत से आएगी। भारी बहुमत से आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपने बहुत से कार्यक्रम किए, विपक्ष आपके समक्ष किया, आप हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ, राहुल गांधी भी आए, बाहर जोड़ो यात्रा हुई। उन सब से कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मिला? देखो, राहुल जी की यात्रा आई तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो। सुबह 6 बजे सर्दियों के टाइम में फिरोजपुर जरका में कितनी भारी भीड़ थी जब राहुल जी हरियाणा में एंटर की। और वहाँ पानीपत जिस दिन था, कितना मतलब टेम्परेचर कितना लो था, कितनी ठंड थी, लाखों आदमी उमड़ के आए और जितने जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ रहे। तो ये एक संकेत होता है। लेकिन टी शर्ट तो राहुल गांधी टी शर्ट पहन के ही उस यात्रा में रहे, तो वही लोगों को पसंद है। संकेत यही आता है। संकेत यही, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा था वो एक साफ संकेत देता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस के नेताओं के प्रति है। कांग्रेस के भी तमाम नेता उस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ थे, टी शर्ट में ही थे। आपको भी चिंता हुई होगी, आपने भी कहा होगा कि जैकेट तो पहन लीजिए। नहीं, वो तो मैं तो आप पीछे से चल रहे थे राजस्थान से, जब भी टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने। वो तो जब वहाँ कन्याकुमारी से शुरू हुई उस टाइम भी टी शर्ट पहन रखी थी। वहाँ तो सर्दी भी नहीं थी। लेकिन जब आदमी चलते हैं सुबह, सर्दी कहाँ लगती। तो दीपेंद्र को भी हमने देखा, वो भी टी शर्ट में एकदम चले गए कि भाई हम भी यात्रा में हिस्सा टी शर्ट पहन के लेंगे। जब दिन में 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर चलेगा आदमी, 25 किलोमीटर चलेगा, तो टी शर्ट में ही चलेगा। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूँ पूरे देश में खुले। लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही कि मोहब्बत की दुकान नहीं खोलना चाहते कांग्रेस वाले, नफरत की राजनीति करते हैं। वो तो जो खुद ऐसी राजनीति करते हैं दूसरों को समझते हैं। कांग्रेस की नीति है, मोहब्बत की दुकान है, सब सारे धर्म, सारी जात, सबकी बिरादरी, सबका सम्मान है। नफरत की राजनीति नहीं है। तो ऐसा आरोप क्यों लगाया गया? बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर क्यों टारगेट? उनके पास कुछ है नहीं, अचीवमेंट के लिए है नहीं कुछ अपने पास। सिर्फ आरोप लगाने के लिए उनके पास ये तो है नहीं कि हमारी ये उपलब्धि है, हमने ये किया वो किया, वो तो है नहीं। बहुत सारी उपलब्धि गिनवा रहे हैं मोदी जी आजकल के। G20 का इतना सफल आयोजन मैंने भारत में कर दिया। नहीं, G20 का देखो तो देश की उसका सवाल था, किया उन्होंने, क्या वो तो बाई रोटेशन भारत का नंबर था। सारे देश करते हैं। इससे पहले वहाँ हुआ, आपका इंडोनेशिया में हुआ, तो होता है, यहाँ हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो आप पार्टी स्तर पे नहीं मानते कि ये तो जिम्मेदारी है एक देश की? अगर आपको, ये तो देश की सरकार के स्तर पे है, ये देश की स्तर था। एक पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये एक पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, पूरे देश का प्रोग्राम था। पूरे देश को G20 ने होस्ट किया। जी, तो अब
मोदी जी फिर से चुनावी मैदान में हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे सामने कोई इंडिया गठबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस लोकसभा चुनावों में मोदी जी को वोट देंगे लोग। वो तो यही दावा करेंगे और क्या करेंगे वो, और क्या कहेंगे। वो उनका अपना दावा है, जो भी राजनीति में है सब अपने अपने दावे लगाएंगे। हमारे भी यही दावा है कि अब के जो है बदलाव होगा, उनका दावा वही आएंगे। देखते हैं, वो फैसला तो लोगों ने करना है। लेकिन दावे किसके कितना है लोग फैसला कर देंगे। लेकिन हम ओवरऑल अगर कामों की बात करें तो जैसे केंद्र सरकार लगातार कहती है कि हम तमाम योजनाएं जितनी भी हमारी हैं हम पारदर्शी तरीके से चला रहे हैं, हमने हर घर में चूल्हा दे दिया, अब हर लोगों को घर देने की कोशिश की, गरीब परिवारों को हमने सिलेंडर के अभी जो दाम सस्ते किए और उस पर सब्सिडी और तरह तरह के जो स्कीम्स अपनी बताते हैं। देखिए, ये कार्य तो जो भी सरकार आई उस टाइम के हुए हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम की स्कीमें हैं ये। अब सिलेंडर 400 का था जब ये 2014 में सरकार बनी, अब कितने का है सिलेंडर, गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है, ये तो लोग फैसला करेंगे ना। दावे तो ठीक है, जो जिसकी भी सरकार होगी वो कहेंगे, लेकिन असलियत क्या है, धरातल पे क्या है, ये लोग फैसला करेंगे। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में पिछली बार गई। अभी लोकसभा के लिए क्या आपके पास कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी पार्टी ने बनाई है या आप लोगों को कोई स्पेशल प्लान है कि कैसे लोगों तक पहुंचे? नहीं, कर ही रहे हम तो घर घर जा ही रहे हैं। नहीं, उन कार्यक्रमों के अलावा कोई बैकएंड से स्पेशल ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि लोकसभा को कैसे टारगेट किया जाए? लोकसभा क्या, पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी, और जब क्या फैसला जो विपक्ष इकट्ठी हुई है उनका क्या होता है, एक अच्छा कदम है, शुरुआत अच्छी है, देखते हैं अच्छा रहेगा। सबको इंडिया गठबंधन आपको लगता है कि अगर मजबूती से एक साथ लड़ें तमाम दल तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। लोकसभा में तो ठीक है, मजबूती देने के लिए तमाम एक साथ दल हो गए, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है अभी बीजेपी से नाराज है तो चलिए इस बार शायद कांग्रेस को मौका दे दें। तो हरियाणा में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि लोगों को थोड़ी अभी कंफ्यूजन है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे इंडिया गठबंधन। लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है हरियाणा में, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है। मैं अभी आपको बताया था, लोग मन बना चुके हैं। हमारा भी राजनीतिक बहुत तजुर्बा है, 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि अब के क्योंकि 10 साल की हमारी उपलब्धि भी देखी, 10 साल का इनके कार्य भी देखे। आज की सारी इनसे 10 साल में इस मौजूदा सरकार से, हरियाणा की सरकार से हर वर्ग विमुख है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है या शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग विमुख है, क्योंकि कोई भी एक भी सरकार ने जनहित का फैसला नहीं किया, बल्कि प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया। आप किसानों का जिक्र आपने किया, किसानों को हम हर बार देखते हैं, हर तरह की परेशानी किसानों को ही है। अभी लगातार देखिए मंडियों में किस तरीके की बद इंतजामी है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है? परमानेंट था, पहले हमारे समय में था, सबको MSP मिलती थी और समय पे मंडियों में अनाज आता था। अब ये ये क्या नाम अपना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसान की फसल खेत में है, वो उसके दाने ऊपर से बादल गरज रहे हैं और वो ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक वो उसका पोर्टल नहीं चलेगा वो जा नहीं सकता वहाँ। तो सब परेशानी का अब यही कारण है। आज आप देखिए धान की MSP नहीं किसान को मिल रही, 500 600 रुपये क्विंटल कम बिक रहे हैं। इसी तरह बाजरा भी, धान भी 20 लाख जो है क्विंटल धान की आवक हो चुकी मंडी में, सब अंटी पड़ी हैं। खरीद कुल 5 लाख क्विंटल की हुई है। इसी प्रकार से बाजरा की 3.5 लाख क्विंटल जो है आवक हो चुकी है, खरीद 40,000 की हुई है। तो क्या है, किसान तो मजबूरी में सस्ता बेचता, वो सस्ता भी नहीं बेच पा रहा, मंडी में रास्ता ही नहीं जाने का उसका। हम लगातार देखते हैं महंगाई तो बढ़ रही है। पहले यही था ना हरियाणा, यही मंडियाँ थी, कोई नई मंडी तो इन्होंने बनाई नहीं या घटाई नहीं। ये मंडी समय पे किसान अपना वसूल कर रहा था, MSP मिल रही थी, कोई शिकायत नहीं थी। आप 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। तो आपको क्या लगता है, सिस्टम की कमी है, ओवरऑल अधिकारी ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं? ये एक तो सबसे बड़ी तो ये पोर्टल है। बाकी जो है, जो आपका गवर्नेंस की भी बात होती है, उसकी देखरेख की बात होती है। किसी एक अधिकारी को दोष देना है वो नहीं है, टोटल गवर्नेंस पूरी गवर्नमेंट की होती है। ये भी कहा जाता है अफसरशाही बहुत हावी है हरियाणा में, ये एक कारण हो सकता है? ये भी है। अगर जब आप देखिए, अफसरशाही तो एक घोड़े की तरह होती है, घुड़सवार कैसा है ऐसा ही है।
तो जब हुड्डा साहब सरकार में थे और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बैठे थे, तो अफसरों पे एक अच्छी कंट्रोल था, एक लगाम थी, ये तमाम लोग कहते हैं। सही बात है, सबको कार्य देते थे, हम काम देखते थे अफसर का, जो अच्छा काम करते थे उसकी सराहना करते थे, जो अच्छा काम नहीं करते थे उनको वो करते थे। तो ये कैसे चेक किया जाता है? मतलब अधिकारी रिपोर्ट देता है आपको अचीवमेंट पहुंच के? अचीवमेंट से पता लग जाता अधिकारी ग्राउंड भाई, की रिपोर्ट आपको ये आके ऐसी देता है। है, जनता से जो जोड़ा रहेगा ना, सब पता लग जाएगा कौन कैसा है। तो किसानों की समस्याओं का समाधान आप करेंगे, एक पे पक्का बिल्कुल, सॉल्यूशन पहले भी करा मिलेगा? था, पहले भी करा था, और कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने तो पास कर रखा है, ये एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, और एमएसपी का जो भाव जो है तय किया जाएगा स्वामीनाथन फार्मूले पे, C2 पे। स्वामीनाथन जी आज दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे वो। पूरी रिपोर्ट थी, किसान आज तक भी इंतजार वो करते भी कि वो लागू वो कब तो, हो। वो तो कमीशन की रिपोर्ट थी, पर उससे पहले बहुत काम किया उन्होंने। जो गेहूं की आती, पहले तो बड़े गेहूं आते थे, ये ड्वार्फ वैरायटी में लाने में उन्होंने बहुत योगदान रहा, और ये वही कारण है कि गेहूं की जो उत्पादन बहुत बढ़ा। नहीं तो अमेरिका से PL 480 आता था हमारे तो गेहूं। कृषि क्षेत्र में हमने बात युवाओं की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आजकल युवाओं को भी है। बेरोजगारी दर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। सरकार कह रही है हम पारदर्शी तरीके से तो नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को, तो उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ ऐसा है, युवाओं के साथ जो है ये सरकार भद्दा मजाक कर रही है, उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो कौशल रोजगार ये जो बना रखा है, क्या कौशल रोजगार कमीशन ने क्या बना रखा है, वो क्या करता है, 2 साल के लिए नौकरी देगा, कच्ची नौकरी देगा। ये कोई बात है? जिस तरह अग्निपथ है, अग्निवीर है, 4 साल में 19 साल का बच्चा भर्ती होगा, 23 साल का घर आ जाएगा ट्रेनिंग लेके, ना उसको पेंशन ना आगे कहीं है। तो ये खिलवाड़ है बच्चों के भविष्य के तो साथ। अगर आपको मौका देते हैं प्रदेश के लोग, तो क्या प्लान है इसको चेंज करने का? या प्लान ये तो सब जाते रहेंगे। ये एक तो ये जो आपके परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अरे कौशल रोजगार जो कमीशन है, ये सब चलते बनेंगे। क्योंकि हमारे समय में 2014 में यही मेरे को टीस है कि 2014 में जिस प्रदेश को हमने नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, आज की चीज़ में 1 है हमारा। बेरोजगारी में, महंगाई में, असुरक्षा में मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है SPI, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो कहाँ हमारा पहुँच गया था, कहाँ नंबर 1 था, अब किस पायदान पे पहुँच गया हम लोग के। आप कह रहे हैं परिवार पहचान पत्र और तमाम जो स्कीम सरकार लाई, पोर्टल भी, हालांकि इसमें लोगों को परेशानी है, तो ये सही नहीं है। आप आएंगे तो उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन CM साहब बार बार ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है और ये चलता रहेगा। ज़रूरी है तो फिर क्यों लाइन लगी हुई है प्रॉपर्टी ID के लिए? क्यों लगी हुई है? क्यों मंडिया में अनाज अटा पड़ा है, रास्ता नहीं है? ये पोर्टल की तो मेहरबानी है। तो ऑनलाइन सिस्टम हो ये ठीक है, लेकिन अगर ढंग से मैनेज हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, डिजिटाइजेशन में कोई नुकसान नहीं होता, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, हमने शुरू किया था, लेकिन वो वहाँ होना चाहिए इस्तेमाल जो जनहित का हो, जन को परेशानी देने वाला नहीं होना चाहिए। ये परिवार पहचान प्रमाण परेशानी पत्र है, परिवार पहचान पत्र आप देख रहे हैं, रोज आ रही है रिपोर्ट है। ये प्रॉपर्टी ID में दुकानदार को मालिक को दुकानदार, और कोई कल वो गुड़गांव आया गया था, बता जी हमारे रोज लाइन में खड़ा होना पड़ता वहाँ, जैसे हम नौकरी कर रहे हो इनकी। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि परेशानी डेफिनेटली चुनाव में देने वाली हैं? विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, क्योंकि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। अभी सही माहौल तो गर्म है चुनावों का, बहुत से नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। अभी हाल ही में जगदीश जी ने ज्वाइन किया, और अहीरवाल बेल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे खास तौर पे, तो पार्टी को कितनी मजबूती देख रहे हैं आप? ये पार्टी मजबूत है, मैं बताया ना, 36 आदमी मन बना चुके हैं, तो हर वर्ग जो है कांग्रेस को और की देख रहा है, क्योंकि उन्होंने तोल के देख लिया 10 साल कांग्रेस की सरकार के, और अब 10 साल ये, तो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि
ये सरकार ने तो हरियाणा कहाँ से कहाँ ले आए, और वहाँ हर चीज़ में नंबर 1 था। तो देखते हैं, लोग समझदार हैं। तो अहिरवाल में सबसे बड़ा नेता राव इंद्रजीत को कहा जाता है, कहते हैं कि वो जिस पार्टी में जाएंगे सरकार उसी की ही आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर प्रभाव है उनका। नेता बड़ा है या छोटा है, लोग ही फैसला करते हैं। कभी किसी को बड़ा बना देते हैं, छोटा बना नहीं, लोगों की मर्जी है। तो भी लगता है कि लोगों की मर्जी, लोग तय कर चुके हैं। अब चौधरी वीरेंद्र हालांकि अब तो बीजेपी में हैं, लेकिन आपसे भी लगातार मुलाकातें करते रहते हैं और अभी बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं पार्टी से। मेरी आवाज़, मेरी राजनीतिक कोई बात नहीं होती, मुलाकातें तो मेरा सामाजिक है, मेरे मामा के लड़के हैं, वो अलग बात है। राजनीतिक तौर पे कोई मेरी उसकी बात नहीं। अब कार्यक्रम कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो, कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि बीजेपी छोड़ दो, कांग्रेस में आ जाओ। नहीं, किसको सुना रहे हैं मेरी आवाज़, किसको सुना रहे हैं मेरे को तो पता नहीं। एक प्रोग्राम कर रहे हैं 2 तारीख, प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो, किसको कह रहे हैं ये? कौन सुने इनकी आवाज़? किसी को सुनाने के लिए तो करेंगे ना, मेरी आवाज़ सुनो। अब मैं कहूँगा मेरी आवाज़ सुनो, मैं कहूँगा आप मेरी आवाज़ सुनो, ये मेरी आवाज़ सुनो, ये किसको सुना रहे हैं मेरे को पता नहीं। लेकिन नाराजगी तो है ना बीजेपी से, कहते हैं कि लोग कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ। अगर तो उनसे पूछो, अगर कहते हैं कांग्रेस में आने तो के उनसे लिए, पूछो, उनका फैसला उन्होंने करना है। नहीं, पर पार्टी आपकी है, अगर वापस से स्विच करना चाहें या चाहें कि कांग्रेस में आए। हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देता नहीं मैं कभी। कोई ऐसी स्थिति होगी जब जवाब सवाल करोगे तो मैं दे दूँ। लेकिन अब वो भी मीडिया पे आके बहुत क्लियर फ्रंट पे बोल वो रहे हैं, कुछ भी कहे, राजेंद्र मैं तो बोल रहे हैं। वो है, मैं हूँ, उनका अपना वो है, मेरा अपना। मैं हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता। जब आएंगे तब की बात होगी, जब कोई ऐसी बात होगी जब आपको बता देंगे। ब्रिजेंद्र सिंह भी ये कह रहे हैं कि अब ब्रिजेंद्र सिंह उनके बेटे कह रहे हैं कि अब गठबंधन जितना चलना था चल लिया, अब खत्म हो जाना चाहिए। गठबंधन की तो हरियाणा की बात कर रहे हैं वो। जी। गठबंधन तो है ही नहीं, कोई गठबंधन क्या था? कोई नीतियों पे आधारित गठबंधन थोड़ा ही है ये कोई उस पर नहीं था, ये तो स्वार्थ का गठबंधन था। एक तो कह रहा था 75 पार, दूसरा करो इनको यमुना, कह रहे थे यमुना पार। जब आ गया स्वार्थ में हम दोनों बन गए यार। तो लूट खसोट की यारी है क्या है? तो अभी तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान चुनाव में भी आप देख रहे होंगे लगातार वहाँ पे ही सीकर में प्रोग्राम किया, और अब राजस्थान चुनाव की तैयारी जननायक जनता पार्टी कर रही है। दिल तो बिल्कुल मिले नहीं थे, लेकिन हरियाणा में मजबूरी में साथ में आए, सरकार बना ली। अब राजस्थान में भी साथ अगर आते हैं तो हरियाणा पे उसको कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो सबका अधिकार है अपना अपना काम करने के लिए। हरियाणा में कोई नहीं, हरियाणा में क्या, हरियाणा से ही जाके तो जब वहाँ राजस्थान चले गए, हरियाणा से तो राजनीति की धरती खिसक चुकी है। अब तलाश कर रहे हैं राजनीति की धरती काम। तो हरियाणा में चुनावों में 2024 में इनके लिए कुछ नहीं है? नहीं, इनके लिए कुछ नहीं होगा। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होगा, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जेजेपी कहीं नहीं है? जेजेपी या दूसरी और कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है अभी जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं आप? बीजेपी ने पिछली बार 75 पार का नारा दिया पिछली बार बीजेपी ने। अभी की स्थिति में ग्राउंड पे आप जाते होंगे, लोग बहुत सी बातें बताते होंगे, कुछ आंकड़ा भी देते होंगे, उस हिसाब से बीजेपी के लिए लोग क्या समझ रहे हैं, कितनी सीटें हैं? नहीं, विफल सरकार है, सीटों की गिनती का एस्ट्रोलॉजी नहीं, लेकिन लोग इसको विफल सरकार मानते हैं। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। देखिए आप कहीं भी कोई इंसिडेंस हुआ, कहीं इनका वो नहीं रहा, और किसी भी उसमें कामयाबी नहीं है इनका। इसी वास्ते हर वर्ग विमुख है, हर वर्ग सारी तरह से इनसे नाराज है, विमुख है, और कोई बात नहीं करना चाहता है। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में ताकत तो लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आपसी में लोगों के नेताओं के धरे बटे हुए हैं बहुत सारे अलग अलग। कांग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं, गुटबंदी कोई नहीं है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। विचारों का मतभेद हो सकता है, होना भी चाहिए। कोई मतलब कोई कंप्यूटर थोड़ा ही है जो चलेगा, आपस में चर्चा होती है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। पार्टी संगठित पार्टी है, और जो भी फैसला होगा पार्टी इकट्ठा चुनाव लड़ेगी। SRK का बहुत नाम चल रहा है। आप चला रहे हो, आप लोग, मेरे को पता नहीं कौन है, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं। कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी से भी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था, तो बता रहे थे कि सितंबर के अंत तक बन जाएगा गठबंधन, सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। तो भी उसमें कितनी देरी? काफ़ी जल्दी बनेगा, कर रहे हैं तैयारी, प्रभारी जी लगे हुए हैं। मतलब PCC और AICC के मेंबर तो बन गए, अब जिले के प्रधान और ये बना देंगे, जल्दी बना देंगे। जिले के प्रधान अभी बन जाएंगे इस महीने या अगले महीने तक? हाँ, अगले महीने तक संगठन बन जाएगा। क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा आरोप हुड्डा साहब यही लगाती है कि हम तो पन्ना प्रमुख तक हैं, कांग्रेस पार्टी का संगठन तक नहीं बना। वो तो पन्ने की बात करते हैं, हम तो घर घर पहुंचे हुए हैं, वो तो पन्ने पे अटके हुए हैं। हम तो हाथ से हाथ जोड़ो में, जन मिलन में हर घर तक पहुंचे हुए हैं हम तो।
तो आपका संगठन आप कह रहे हैं उनसे ज्यादा मजबूत है? मजबूत होगा, जन संपर्क हमारा मजबूत है जनसंपर्क आपका मजबूत है और और संगठन भी जल्दी बन जाएगा, मजबूत संगठन बनेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि अभी देखा नहीं, जब कोई संगठन प्रॉब्लम बनाने के लिए हर कोई जगह में प्रॉब्लम नहीं ऑब्जर्वर्स होगी, गए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी नारेबाजी हुई और वो कोई बात नहीं है, कोई वर्कर होते हैं उनका अपने अपनी उसमें होती है, ये तो हर पार्टी में हो जाता है, लेकिन कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिल से आप कह रहे हैं कि कुछ कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि भाई हमें टिकट मिलनी चाहिए, हमें टिकट मिलनी वो तो चाहिए। हर पार्टी में जो भी मांगते हैं। आपकी पार्टी में वो तो ज्वाइन हर कर पार्टी में है, किसी भी पोस्ट के लिए हो तो अगर टिकट मांगने वाले नहीं होंगे तो पार्टी कहाँ से सत्ता में आएगी, पार्टी कैसे उभरेगी? जितने ज़्यादा टिकट मांगने वाले हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत है। अभी बहुत सारे नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि सब कहेंगे भाई नहीं, हमें टिकट कोई चाहिए? प्रॉब्लम नहीं, किसी को हमने आश्वासन नहीं दिया टिकट का। प्रभारी जी भी कह रहे हैं कि आप आइए, स्वागत है, लेकिन टिकट की गारंटी हाँ, नहीं है। किसी को नहीं दिया हमने। टिकट की गारंटी किसी को नहीं दे हम रहे। तो सर्वे करवाएंगे, पार्टी सर्वे करवाएगी, जो जीतने वाला होगा वो हमारी प्राथमिकता होगी। तो हर सीट पे सर्वे होगा इंटरनल, हाँ, और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा? पार्टी करेगी ना फैसला। सरकार बनाएंगे आप कह रहे हैं, सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस, सीएम का चेहरा? कांग्रेस की सरकार बनेगी और चेहरा सीएम का नहीं होता, पार्टी होती है, पार्टी का कांग्रेस की सरकार बनेगी और खड़गे साहब की और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लोग फिर से एक बार लोग और पार्टी फैसला करेंगे कौन सीएम होगा। क्या लोग ये फिर से एक बार देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बैठे हैं? ये लोगों की और पार्टी की मर्जी है, सेवा का मौका देंगे तो जरूर करेंगे, लोग अगर सेवा का मौका देंगे तो जरूर करेंगे। आम आदमी पार्टी हुड्डा साहब अब हरियाणा में भी लगातार बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से देखे आपने? हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरियाणा के मुद्दों को लेकर। चुनाव लड़ा तो था, आदमपुर बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ा था, 3000 वोट आई। अभी आम पार्टी का हरियाणा में कोई वो नहीं। अगर इंडिया गठबंधन में भी यहाँ मैं बताया, यहाँ मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी पार्टी को ये संदेश होगा क्या कि यहाँ पे ठीक है? वो तो जब बात होगी, वो तो जब बात होगी, अभी तो आपने कहा हाइपोथेटिकल बात है ना, जब बात हुई है, इनकी शुरुआत हुई है गठबंधन की, अब किस टाइम में है वो तो टेबल पे बैठ के बात होगी, आपसे तो चर्चा करके नहीं होगी ना। नहीं, बट लोगों के जहन में जो सवाल, मैं बताया आपसे चर्चा करके नहीं होगी ना, वो तो टेबल पे बात होगी, फैसला होगा जब आपको पता लग जाएगा जो फैसला होगा। अभय चौटाला भी अब लगातार कोशिश में है कि किसी भी तरीके से मैं सरकार का हिस्सा बन जाऊं। 2024 के चुनावों में चाहे किसी को भी साथ देना पड़े, किसी पार्टी के भी साथ जाना पड़े, आप लोगों के साथ भी जाने को तैयार हैं, कोई स्कोप है? मैं बताया ना, ये तो टेबल पे फैसले होते हैं, कोई आपसे बैठ के बात के फैसला तो नहीं होगा आपसे नहीं, हमारी फैसला तो हमसे नहीं होगा। प्रयास 19 में भी किया था। अच्छा, 2019 में कोशिश की थी। उसके इनके साथ, फिर ये निर्दलीय और ये जेजेपी के साथ हो गया उनका। ये चलिए, तो कोई बात नहीं। तो अब राजनीति में जो आदमी है अपना उसके लिए करेगा ही, इसमें क्या है। ताऊ देवीलाल के नाम पे वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, दुष्यंत भी हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। असली हकदार या असली वारिस या असली उनके पच्चनों पर चलने वाला नेता आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई है? या किसका बात है, किस बात की? चौधरी देवीलाल की, उनकी विरासत चौधरी देवीलाल के साथ चौधरी देवीलाल की बात गई। हालांकि मेरे राजनीतिक विरोधी रहे हम, 3 बार मैं चुनाव लड़ा उनसे, 3 बार मैं जीता हूँ, लेकिन मैं कभी उनके सम्मान ही करा, क्यों, हमारे बुजुर्ग थे, मेरे पिताजी के साथी थे, सम्मान की बात करें, लेकिन उनको कोई भी हो, मेरा पिताजी का नाम तो रहेगा, लेकिन राजनीति भूमि उनके नाम लेके नहीं करेंगे। तो ग्राउंड पे खुद काम करना पड़ेगा। ये तो क्यों राजनीतिक भूमि खिसकी हुई है, उसकी तलाश में करने, तो ग्राउंड पे मतलब खुद ही काम करना पड़ेगा। जो भी आपके दादा परदादाओं ने जो किया है वो तो अलग है, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप लगातार कर्ज की बात करते हैं हुड्डा साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में लगातार ये आरोप भी लगाते हैं कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आना है कुछ पता नहीं है, विकास कहीं पे होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या प्लान है आपके पास, अगर आपको मौका देती? प्लान जो पहले था, प्लान जो पहले किया था, पिछली बार प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, निवेश था, रोजगार दिए लोगों को, और
इनने कर्ज इतना बढ़ा दिया, 4.5 लाख करोड़ के करीब हो गया। एक तो बिजली का कारखाना नहीं लगाया, हमने 4 थर्मल प्लांट लगाए, एक जो न्यूक्लियर प्लांट वहाँ फतेहाबाद में लगा, मेट्रो यहाँ से गुड़गांव तक, यहाँ से बल्लभगढ़ तक, यहाँ से बादरगढ़ तक, रेलवे लाइन जो है रोहतक से रेवाड़ी तक, और सोनीपत से जो है वाया गोहाना जींद तक, और ये हिसार से सीधी झांसी होके दिल्ली तक की जो रेलवे लाइन, ये हमारे समय की है। इन्होंने एक कहीं पावर की यूनिट नहीं बनाई, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया, रेलवे लाइन नहीं लगाई। तो अचीवमेंट क्या है इनकी, इस वास्ते लोग परेशान। तो लोन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप आएंगे तो चुनौती तो मैं होगी ना कि आप पूछा उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, या हरियाणा के लोगों को कैसे सहूलियतें देंगे, या विकास के कार्य कैसे कराएंगे, क्योंकि पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए। क्यों नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो आपको वो रास्ता पता है, वो वे पता है कि इस कर्ज के साथ वेयर देयर इज विल देयर इज वे, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। होगी, पार्टी मैनेज करेगी। लेकिन इतना बड़ा कर्ज फिर क्यों हो गया प्रदेश के ऊपर? इनसे पूछो, मैं तो पूछता हूँ असेंबली में, जो आप दिया नहीं आज तक। भाई कहाँ पैसा खर्च किया, कौन सा पावर प्लांट लगा दिया, कौन सी मेट्रो का एक पोल भी लगाया है, कोई रेलवे लाइन बढ़ाई है, कहाँ खर्च किया है? बल्कि जो आम आदमी के लिए जैसे हुड्डा था, नाम बदल दिया उन्होंने, शहरी रख दिया कुछ, वो ये था मध्यवर्गीय लोग प्लॉट ले लें, गरीब आदमी ने, अब उसका ऑक्शन कर दिया तो मध्यवर्गीय लोग को तो प्लॉट मिलेगा नहीं, वो तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जब ऑक्शन में लेंगे तो वो अपने हिसाब से बेचेंगे। अब गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास जो लोगों पर्पस के था, लिए, जिस पर्पस के लिए हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी, वो डिफीट हो गया। आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अब बहुत मुश्किल है घर वगैरह लेना, और आपने बहुत अच्छा काम उस वक्त किया था। लेकिन अगर ज़मीनों की बात की जाए तो ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी के लिए नहीं सोचा, उन्होंने बड़े बिल्डर्स के लिए सोचा। क्या, कौन बताओ कौन से आम आदमी के लिए? कि हम तो प्लॉट जो है हुड्डा के सेक्टर डेवलप किए हैं, आम आदमी को मिला है, सब स्टेट का विकास किया है। और कहने को तो आप कोई कुछ कह जाओ, जब अपनी विफलताएं हो जाती है ना, तो दूसरों पर दोषारोपण निराधार करने की एक उनकी आदत बन जाती है। वो है तो एक ये लगता है ये भी एक एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग का हिस्सा था, प्लान का हिस्सा था कि आप एक ऐसी इमेज बनाओ, जैसे आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि आपने क्षेत्रवाद किया, सिर्फ रोहतक का विकास किया। ये कहते हैं आपने नौकरियां सिर्फ पर्ची खर्ची से दी, हम पारदर्शी तरीके से दे रहे हैं। कहते हैं कि आपने क्षेत्रवाद किया, मतलब क्षेत्रवाद आपको गिनाऊं? हमारे समय में क्या हुआ? पंचकुला से चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में आया, यमुनानगर आओ, थर्मल प्लांट बनाया वहाँ, कुरुक्षेत्र आओ, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया, करनाल आओ, कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया, एक ही कॉलेज था। फिर आप सोनीपत आ जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला का मेडिकल कॉलेज बनाया, और जो यूनिवर्सिटी थी वो मुरथल में इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी दी। फरीदाबाद आ जाओ, मेडिकल कॉलेज बनाया, नहीं हाँ इसमें मेडिकल कॉलेज बनाया, और ये आपका जो YMCA था उसको यूनिवर्सिटी बनाई। गुड़गांव चले जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का नींव रखवाया हमने प्राइम मिनिस्टर से। रेवाड़ी चले जाओ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्टेट में दूसरा सैनिक स्कूल वहाँ बनाया। आप झज्जर आ जाओ, एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। आप रोहतक आ जाओ, IIM बनाया, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। और आप फिर चले जाओ जींद, चौधरी सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। महेंद्रगढ़ चले जाओ, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी हरियाणा को, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ होगा। आप हिसार चले जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा चले जाओ, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। फतेहाबाद चले जाओ, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। झज्जर 2 प्लांट लगाए, एक हिसार में लगाया न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप देखो ये क्षेत्र है, ये पूरा हरियाणा है। तो ये सिर्फ क्योंकि अपनी अचीवमेंट नहीं है ना कुछ उनकी, तो ये PR स्ट्रेटेजी थी उनकी कि इस तरीके का कैंपेन चला कर जाओ। स्ट्रेटेजी तो होती ही है उनकी, कोई आधार तो है नहीं उनका। तो ग्राउंड या तो इसका बात का जवाब दूँ,
या तो ये चीज़ें जो मैंने कही है नहीं बनी है, फिर तो मैं समझूंगा। तो ग्राउंड पे आपने काम किया है और लोगों को जभी ये ये पता है। जभी तो मैं कह रहा हूँ वो ग्राउंड पे काम किया और 10 साल का काम किया है, जभी लोग अब इस तोल के देख लिया उन्होंने कि भाई ये सिर्फ घोषणा और झूठी घोषणाएं। युवाओं को जो कहते मतलब हैं जब कि से आए ये, इन्होंने पहले बनते ही कहा, सरकार बनते ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में था, इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब तक भी पूरी बिल्डिंगें नहीं बनी है वहाँ से। फिर कहा हम यहाँ रेवाड़ी में एम्स लाएंगे, एम्स का अब तक नींव पत्थर नहीं रखा गया, हर तारीख बदलते रहते हैं। 9 साल हो गए, मेरे तो 9 साल में ये सारी अचीवमेंट बताई है, इनसे 2 काम नहीं हुए 9 साल में, तो और क्या करेंगे। तो जो युवाओं ये को बल्कि जो हमने नहर खोदी थी वो 8 दिन वहाँ पर जो जो लोगों के काम आती थी, तो ऐसी है। SYL का भी बहुत इंतजार है हुड्डा साहब प्रदेश के लोगों को, क्या क्या सोल्यूशन हो पाएगा उसका? नहीं, सोल्यूशन क्या है, हम जीते हुए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला तो किया बन हुआ। क्यों नहीं रही कोई तो कुछ ये action क्यों नहीं किया? यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, इनसे पूछो आप। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये वहाँ पंजाब सरकार ने एब्रोगेट कर दिया था जो फैसला राजीव गांधी जी था। हमने गए कोर्ट में और अब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इनकी सरकार आ गई, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा सुप्रीम कोर्ट का। क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालती है? रोज ये कोर्ट में कहते हैं हम बैठ के बात करेंगे, क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है। असेंबली में मैंने कहा भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। तो क्या लगता है विल नहीं है, ये कराना नहीं बिल चाहते? होती तो हो ही जाता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो डलते हैं। कोर्ट से फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई कोर्ट नहीं ना। ये तो उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा जब भी तो मैं कह रहा हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, नहीं कर पा रहे। अगर नहीं और बने- कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं डाला ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालें तो चलेंगे, मैं नियत कहूँगा भी ठीक है इनकी। लेकिन SYL हरियाणा के लिए कितनी जरूरी है ये तो सब जानते हैं। सबको पता है। हम तो ये तो आप कह रहे हो ये अपना बाखड़ा हंसी बुटाना नहर बनाई हमने, जो दक्षिण हरियाणा तक पानी लाना था, उसने वही पानी आना था, SYL नहीं आया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया पंचर करने का बाखड़ा मेन लाइन में, BML में, तो वो भी विकेट नहीं हुआ इनसे अब तक। 9 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो भी विकेट नहीं करा सके। अभी आम आदमी पार्टी भी लगातार हरियाणा में कोशिश कर रही है, लेकिन वो SYL तो को सारी लेके पार्टियां करेगी। SYL को लेके जब सवाल पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देता सारी है। पार्टियां करेंगी। तो आपको मौका मिला तो 2024 में क्या SYL नहर जो सुप्रीम तो- कोर्ट का फैसला है, प्रयास किया था हमने, प्रयास किया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो 24 में बनवा देंगे? हमारा तो प्रयास रहेगा, जो फैसला हो चुका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले डालूंगा मैं। और SYL का पानी दिला के हाँ, हम रहेंगे। सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। अब लगातार फ्रीबीज की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, ये आरोप लगते हैं उसके ऊपर। अब लेकिन अब कांग्रेस ने भी बहुत सारी गारंटीज आम लोगों को दी है हरियाणा के लिए। हाँ, हमने किया है। ओल्ड एज पेंशन जो है इनकी तरह थोड़ा, इनके घोषणा पत्र देखो, हमने तो वही 19 की आप देखोगे ना, हमारा घोषणा पत्र तकरीबन वही है। ओल्ड एज पेंशन हम वो थोड़ा बढ़ोतरी की हमने, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 6,000 रुपया ओल्ड एज पेंशन है। गैस सिलेंडर राजस्थान में भी हमने 500 रुपये का दे रहे हैं, तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जो हम 100 गज के 3,82,000 प्लॉट दे चुके थे, वो भी स्कीम बंद कर दी इन्होंने, वो हम चालू कर रहे हैं ताकि गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट तो मिले। तो इस प्रकार से है, और बाकी बेनिफेस्टो कमेटी बनेगी और फैसला करेंगे। इन सब चीज़ों से प्रदेश पे भार भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो वो तो पहले भी करे, जब हमने एक कलम से 1600 करोड़ बिजली के माफ़ किए थे, जब भी ये कहते थे बाहर पड़ेगा, दिखाऊँ बाहर गया। और मैंने कहा ना, where there is will there is way। लेकिन निवेश कैसे लेकर आना है वो आपको मालूम है हरियाणा में। तो था ही नंबर 1 है, था नंबर 1 था। जापान की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। इन्वेस्टमेंट और निवेशक तो आते हैं लगातार, लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल हो जाता है, कभी कभी नूह में हिंसा हुई तो पूरे देश में एक गलत देखिए, मैसेज तो सबसे जाता पहले है। यही काम किया जाएगा, कौन सी सरकार बनेगी तो अपना सिक्योरिटी सुरक्षा सबको दी जाएगी। अब यहाँ नूह में हुआ, मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो
कितना मतलब लोगों को हो गया, हर आदमी ऐसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगा। नूह में हुआ, हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी का स्वयं का बयान था कि ये सोची साची स्कीम थी किसी की, है तो फिर क्यों नहीं आउट करते, क्यों नहीं जुडिशियल, पहले दिन से कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय हाई कोर्ट सिटिंग जज करो, दूध का दूध पानी करो, जो दोषी है उसको सजा दो। आपके विधायक को भी किसी के बुलडोजर फिरवा रहे हैं, किसी को करवा रहे हैं बगैर उसके, तो कोर्ट ने तो चलिए इस पे तो रोक लगा कोर्ट से दी। स्टे करी। भाई क्यों करी ऐसा काम क्यों करो भाई, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो हाई कोर्ट के जज द्वारा, जो दूध का दूध पानी में। जबकि इनकी सीआईडी की रिपोर्ट ये थी, टीवी पर एक डीएसपी या इंस्पेक्टर ने बताया, ये हमने हफ्ता 10 दिन पहले बता दी थी, इस प्रकार से व्हाट्सएप चल रहे हैं, यह अंदेशा है आपस के टकराव का। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उन्होंने? होमगार्ड से, होमगार्ड के बेचारे 2 सिपाही मारे गए होमगार्ड से, और यहाँ के गृह मंत्री कहते हैं कि मेरे को 3 बजे पता लगा ये वहाँ इंसिडेंस हो गया। तो क्या तो ये साजिश का आरोप आपके विधायक पर लगा रहे मामन खान है? मामन खान पे जो भी है, तो क्यों नहीं है हाई कोर्ट की इंक्वायरी, क्यों नहीं कराते जुडिशियल इंक्वायरी जज से, क्यों संकोच करें? वो कह रहे मामन खान कुछ तो गलत किया तभी भागे, फिर हमें बाद में गिरफ्तार कहीं भागे कोई नहीं, ठीक है, अपना कानूनी बात है। ये यूँ तो ये कहें बुलडोजर चलाए सबके इलीगल थे, 20 साल से बैठे होंगे, ये नहीं बात। ये सब क्या जांच, तो नतीजा तो हाई कोर्ट का जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी पे ही होंगे, तभी हम संतुष्ट होंगे। दूध का दूध पानी का, जो भी दोषी होगा। तो आपकी तरफ से मामन खान को ना सपोर्ट है, ना ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो आप दोषी इस बात को छोड़ो, सपोर्ट और उसकी सपोर्ट नहीं, दोषी तो किसी को नहीं, लेकिन निर्दोष है तो क्यों सजा वो किया जाए भाई, निर्दोष को क्यों तंग किया जाए? तो हाई कोर्ट के तो सिटिंग जज कोई जांच करे, हाई कोर्ट से जांच करवाओ, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, जो भी दोषी होगा उसको दो। जब तक दोषी सिद्ध नहीं होते, आप कभी किसी को अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे को क्यों कर रहे हो आप? इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्यों नहीं कराते हाई कोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी? ठीक है, वो साहब एक आखिरी सवाल पूछूंगी। दीपेंद्र भी बहुत सक्रिय हैं और हद से ज़्यादा कोशिशें लगातार कर रहे हैं, क्या विचार है कि लोकसभा में लड़ें या विधानसभा? वो उसका तो वही बताएंगे जो दीपेंद्र ही बता पाएंगे, स्वयं में वो है अपने आप। लेकिन आपको क्या लगता है अब पार्टी को ज़्यादा मजबूती किस तरीके से मिलेगी? देखिए, तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हो आप, जिसने लड़ना है वो देखेगा, पार्टी फैसला करेगी, मैं तो फैसला नहीं करूँगा ना, जिसको जहाँ से लड़ना पार्टी फैसला कर लेगी। ठीक है, लेकिन तमाम ऐसे नेता जो जीतें और डेफिनेटली जीतें, उन्हीं को टिकट पार्टी देने हाँ, चाहिए। हमारा प्रयास यही रहेगा, जीतने वालों को उम्मीदवार को दें। और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता संपर्क में हैं क्या? क्योंकि ये बातें करते हैं कि भाई कांग्रेस में जा रहे हैं, चर्चाएं बहुत सी नेताओं की चल रही हैं। सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। नहीं, कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे मत बताइए, टीवी पे बात करने की, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो राजनीति अपना काम करती है, राजनीति है। लेकिन ये आपसे बताने की जरूरत नहीं कौन है कौन नहीं है, हाँ, है कि नहीं है, ये बात जब होंगे तो हमारे सामने आ ही जाएंगे, लेकिन होंगे जब हो जाए, फाइनल होने के बाद ही आएंगे। हाँ, जो भी होगा वो तो अपने आप ही आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हुड्डा साहब। थैंक यू। और राजनीति है और इस राजनीति में सब जायज़ है। हुड्डा साहब के पास बहुत सारे नेता चाहे कांटेक्ट कर रहे हैं, और हरियाणा में किस तरीके से सरकार बन पाएगी या लोकसभा में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी और कैसे जीत पाएगी, इस सब की स्ट्रैटेजी पार्टी बना रही है और अंदर खाने इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। और सामने तभी आ पाएंगी जब कोई बड़े नेता ज्वाइन करेंगे, या प्लानिंग कैसी होगी, या चुनाव वाकई में सर पर आ जाएंगे। तब तक के लिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हरियाणा के लोग और हरियाणा प्रदेश की जनता आखिर क्या सोच रही है, और जो बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कही हैं इस इंटरव्यू में, क्या वाकई उन तमाम बातों से अग्री करते हैं आप, और आपको लगता है कि जो परेशानियां हुड्डा साहब बता रहे हैं, जो सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि ये सॉल्यूशन 2024 में अगर सरकार हमारी बनती है, हमें मौका मिलता है तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो फैसला फ़िलहाल आपको करना है, लेकिन मेरे साथ टू द पॉइंट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।